नमस्कार दोस्तों, राजू सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। वीडियो की स्टडी के अंदर एक और एमसीक्यू वीडियो हम लेके आए हैं एम्स दिल्ली नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू में। और ये जो वीडियो रहेगा ये एक बार फिर रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित है। लास्ट वीडियो के अंदर हमने निमोनिया के एमसीक्यू जो है वहाँ पे सॉल्व किए थे। आज हम ट्यूबरकुलोसिस जो कि एक इम्पोर्टेंट डिजीज है और उसकी ड्रग्स जिनको एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स बोलते हैं उसके एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और कुछ इमेजेज जो रेस्पिरेटरी से संबंधित ही रहती है उनको यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं। The question is which of the following anti-tubercular drug can cause damage of the eighth cranial nerve? कौन सी anti-tubercular drug है जो eighth cranial nerve को डैमेज करती है ना? There is four type of anti-tubercular drug in first line of treatment: rifampicin, isoniazid, pyrazinamide और ethambutol। और वन इज एमाइनोग्लिकोसाइड ग्रुप दवाई जिसको 5वीं नंबर की ड्रग जो कि फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं काउंट करते हैं, दैट इज स्टेप्टोमाइसिन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है कि कौन सी एटीटी है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो कि डैमेज करती है एर्थ क्रेनियल नर्व को। हम्म तो ऑप्शन देखते हैं। कुछ लोग जो है सही जा रहे हैं पर ऑप्शन देखते हैं अपन। स्टेप्टोमाइसिन, यस वेरी गुड। आइसोनियाजाइड, पैरा एमाइनोसिलिसिलिक एसिड और इथाम्बुटोल। पैरा एमाइनोसिलिसिलिक एसिड सेकंड कैटेगरी की ड्रग है। आइसोनियाजाइड, इथाम्बुटोल, स्टेप्टोमाइसिन जो है फर्स्ट कैटेगरी की ड्रग है। और स्टेप्टोमाइसिन बिल्कुल सही, वेरी गुड। कई लोगों ने आपका ज्ञान जो है वो बहुत अच्छी लाइन पे है, इसको बनाए रखें। तो स्टेप्टोमाइसिन वो दवाई है जो एट्थ क्रेनियल नर्व को क्या करती है, डैमेज करती है। क्यों करती है? क्योंकि लास्ट लेक्चर में भी हमने पढ़ा था एमाइनो ग्लाइकोसाइड ग्रुप। कौन सा ग्रुप पढ़ा था? एमाइनो ग्लाइकोसाइड। एमाइनो ग्लाइकोसाइड वो ग्रुप है, एमाइनो एमाइनो ग्लाइकोसाइड्स ग्लाइकोसाइड्स ये वो ग्रुप है जो ओटोटॉक्सिक और नेप्रोटॉक्सिक होता है। ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। एमाइनो ग्लूकोसाइड वो ग्रुप है जो क्या होता है, ओटोटॉक्सिक फॉर टॉक्सिसिटी फॉर ईयर एंड नेप्रोटॉक्सिक टॉक्सिक फॉर किडनी, है ना? तो ईयर और किडनी दोनों के लिए टॉक्सिक है। अ, ये जो एमाइनो ग्लूकोसाइड ग्रुप है इसकी ओटोटॉक्सिसिटी जो होती है वो एट्थ क्रेनियल नर्व को डैमेज करती है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। आइसोनियाजाइड जो दवाई है बी ऑप्शन में, इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो होता है वो होता है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। क्या होता है? पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और उसके ट्रीटमेंट के लिए हम विटामिन B6 देते हैं, दैट इज पायरिडॉक्सिन। तो B6 उसके ट्रीटमेंट में देते हैं। पैरामाइनो सैलिसिलिक एसिड जो होता है इसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या रहता है? हैव यू हर्ड? नो, आई विल आस्क टेल यू, दैट इज GI डिस्टर्बेंस। पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड जो होती है वो जीआई डिस्टरबेंस करता है, नोजिया, वोमिटिंग और पेन एपिगेस्टियम, एपिगेस्टिक डिस्कम्फर्ट। तो जीआई डिस्टरबेंस करता है इसलिए इस दवाई को खाने के बाद ही देना होता है, कभी एम्प्टी स्टोमक भूल से भी नहीं देना होता है क्योंकि ये जीआई डिस्टरबेंस करता है। तो जीआई प्रॉब्लम करता है पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, जीआई डिस्टरबेंस। और इथाम्बुटोल जो है उसका मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या रहता है? वेरी गुड, सेकंड क्रेनियल नर्व को डैमेज करता है, ऑप्टिक न्यूराइटिस करता है ना? वो एट्थ को करता है, ये सेकंड क्रेनियल नर्व को, दैट इज ऑप्टिक नर्व। और बीमारी कहलाती है ऑप्टिक न्यूराइटिस, ऑप्टिक नर्व का इन्फ्लामेशन, न्यूराइटिस, ऑप्टिक न्यूराइटिस। द क्लाइंट हु एक्सपीरियंस एट्थ क्रेनियल नर्व डैमेज, अभी हमने एट्थ क्रेनियल नर्व को डैमेज कराया, तो अगर किसी मरीज का एट्थ क्रेनियल नर्व वहां पे डैमेज हो रहा है, विल मोस्ट लाइकली रिपोर्ट विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम। तो क्या सिम्टम वो रिपोर्ट करेगा अगर एट्थ क्रेनियल नर्व डैमेज हो रहा है? वर्टिगो, फेशियल पैरालिसिस, impaired vision, difficulty in swallowing, which is the correct one? Very good, बहुत अच्छे, वर्टाइगो इज द करेक्ट। बिकॉज एट्थ क्रेनियल नर्व का नाम है वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। वेस्टिब्यूल पार्ट बैलेंस के लिए है और कोक्लियर पार्ट हियरिंग के लिए है। तो एट्थ क्रेनियल नर्व जब डैमेज होती है तो अगर वेस्टिब्यूल पार्ट अफेक्ट होएगा तो पेशेंट को वर्टाइगो भी वहां पे देखने को मिलेगा। फेशियल पैरालिसिस जो है, सॉरी, इसके अलावा जो है वेस्टिब्यूल स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो ओटोटॉक्सिक था ही, ये हमने अभी पढ़ा है। और ओटोटॉक्सिसिटी की वजह से
अगर प्रॉब्लम होती है तो टिनाइटस इनिशियल साइन आता है, टिनाइटस, और फिर हियरिंग प्रॉब्लम होती है। और अगर वेस्टिब्यूल, देखो वेस्टिब्यूलो कोक्लियर, तो कोक्लिया में प्रॉब्लम थी तो टिनाइटिस और हियरिंग प्रॉब्लम होती है। और वेस्टिब्यूल ब्रांच अफेक्ट होती है तो वर्टाइगो और अल्टीमेटली अटेक्सिया डेवलप हो जाता है लेटर ऑन। तो ये सिम्टम होते हैं। फेशियल पैरालिसिस जो है वो सेवंथ क्रेनियल नर्व की पाल्सी है, बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी उसको बोलते हैं। ये सेवंथ क्रेनियल नर्व की बीमारी है, ये इससे संबंधित नहीं होती है। तो बेल्स पाल्सी या फेशियल पाल्सी। और विजन का इम्पेयरमेंट जो है अगर है तो ये सेकंड क्रेनियल नर्व के डैमेज होने की वजह से होता है। और अगर वहां पे स्वेलिंग में प्रॉब्लम है, डिफिकल्टी हो रही है स्वेलिंग में, तो नाइन्थ और टेंथ वो क्रेनियल नर्व है जो स्वेलिंग रिफ्लेक्स के लिए जिम्मेदार है, तो उनमें कहीं डैमेज हो तो इनमें प्रॉब्लम होती है। तो ये नर्व डैमेज होने पे प्रॉब्लम होती है। अभी हमारी जो नर्व डैमेज हो रही है वो एट्थ क्रेनियल नर्व डैमेज हो रही है, न सेवन, न सेकंड, न नाइन, न टेन, इसलिए बी, सी और डी रॉन्ग है। ए इज द करेक्ट वन, दैट इज वर्टाइगो। आइडेंटिफाई द इमेज दैट इज गिवन बिलो। पहचान कौन वाला इमेज लेके आए हैं हम, एंड दैट इज द इमेज, व्हाट इट इज। गुड, इट्स नेजोफेरिंजियल एयरवे। क्या बोलते हैं इसको? नेजोफेरिंजियल एयरवे। नेजोफेरिंजियल, नाक से होके फेरिंग्स तक जाने वाला एयरवे। कल हमने पढ़ा था एपिग्लोटिक एयरवे, और इसके अलावा हमने वहां पे बात की थी जो है वहां पे एलएमए, लेरिंजियल मास्क एयरवे। लेरिंग्स से पहले फेरिंग्स, नोज से होता हुआ फेरिंग्स तक जो एयरवे जाता है इसको नेजो फेरिंजियल एयरवे के नाम से जानते हैं। एक माउथ में डालते हैं ओरल एयरवे, उसको गुडल्स एयरवे बोलते हैं, वो भी आगे हम देखेंगे। ये नेजो फेरिंजियल एयरवे है। The nurse should teach clients that the most common route of transmitting tubercular bacilli, most common route, क्या most common route of transmitting tubercular bacilli from person to person uh, is through contaminated। किसके थ्रू ट्रांसमिट होता है ट्यूबरकुलर बैसिलाई, दैट इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिशन जो होता है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो कॉमनली कौन सा होता है, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा है। मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बैसिलाई फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इज थ्रू कंटामिनेटेड। फर्स्ट वन इज डस्ट पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल के थ्रू ट्रांसमिट होता है, इज इट ट्रू? इट्स नॉट ट्रू। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, वेरी गुड। वाटर, इट्स नॉट वाटर। ईटिंग यूटेंसिल्स, इट्स नॉट। टीबी जो होती है वो नेजल सिक्रीशन जो है या रेस्पिरेटरी सिक्रीशन और कफिंग के साथ में निकलने वाले ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जो है उसके द्वारा ट्रांसमिट होती है। टीबी एक बीमारी है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बीमारी है, और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से स्प्रेड होती है। एयरबोर्न ड्रॉपलेट इनको हम बोलते हैं। इवापोरेट होते हैं ड्रॉपलेट, उसमें बेसिलाई होता है और दूसरे लोगों को होने की संभावना होती है, ये एयर के थ्रू सर्कुलेट होता है। डस्ट पार्टिकल और वाटर जो है वो ट्यूबरकुलर बेसिलाई जो है इसकी स्प्रेडिंग नहीं करवाते हैं। और ये ईटिंग यूटेंसिल जो डिशेज होते हैं या फोमाइट्स जो होते हैं, जो उनसे ट्यूबरकुलर बेसिलाई जो है वो ट्रांसमिट नहीं होता है। तो ए, सी और डी रॉन्ग है। बी जो है वो करेक्ट आंसर है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एयरबोर्न ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। तो इसका स्प्रेडिंग इसके थ्रू होता है। What is the rationale that supports multi-drug treatment for client with tuberculosis? ट्यूबरकुलोसिस के क्लाइंट के अंदर मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट हम देते हैं, तो उसका क्या रैशनल है, क्या रैशनल सपोर्ट करता है मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट जो है उसका? फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे बोल रहा है मल्टीपल ड्रग जो है वो पोटेंशिएट करती है ड्रग के एक्शन को, है ना, ड्रग के एक्शन को पोटेंशिएट करती है, मतलब आपस में एक दूसरे के एक्शन को बढ़ाती है, इसलिए मल्टी ड्रग देते हैं। मल्टीपल ड्रग जो है वो रिड्यूस करती है अनडिजायरेबल ड्रग साइड इफेक्ट, एक दूसरे के अनडिजायरेबल साइड इफेक्ट को मिनिमाइज करती है ये। मल्टीपल ड्रग अलाउ करती है रिड्यूस ड्रग डोजेस टू बी गिवन, ज्यादा ड्रग एक साथ देते हैं तो डोज कम देनी पड़ेगी। मल्टीपल ड्रग रिड्यूस करती है डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का रेजिस्टेंस डेवलप होने की को रिड्यूस करती है मल्टीपल ड्रग। कहने का मतलब है कि जो टीबी का इलाज कर रहे हैं उसके अंदर आप कितनी दवाई काम में लेते हैं, बोले 4 दवाई एक साथ, रिपाम्पिसिन, आइसोजिनाइड, पायराजिनामाइड और इथाम्बुटोल। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि 4 दवाई एक साथ काम में क्यों ली जाती है, इसको बोलते हैं मल्टीपल ड्रग यूज। तो ये 4 दवाई जो एक साथ ली जा रही है ट्रीटमेंट में, इन चारों दवाई को एक साथ यूज क्यों किया जाता है? पहला ऑप्शन बोल रहा है कि चारों दवाई एक साथ इसलिए यूज करते हैं क्योंकि एक दूसरे के असर को बढ़ाती है।
दूसरा ऑप्शन बोला है कि चारों दवाई एक साथ यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक दूसरे के साइड इफेक्ट को मिनिमाइज करती है। अगला बोला है चारों ड्रग यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये ड्रग की डोज की कम जरूरत पड़ती है, चारों एक साथ देते हैं तो। और चौथा कह रहा है कि ये बैक्टीरिया से होने वाली बॉडी में रेजिस्टेंस को डेवलप होने से प्रिवेंट करती है। विच इज द करेक्ट वन? वेरी गुड, कुछ लोग ठीक बोल रहे हैं पर कुछ लोग अभी भी कंफ्यूजन में है। डी ही आंसर रहेगा। चारों ड्रग एक साथ इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि एक दूसरे के असर को बढ़ाती है, ये बात बिल्कुल गलत है। ड्रग एक दूसरे के साइड इफेक्ट को कम करती है, ये भी गलत है, उल्टा साइड इफेक्ट बढ़ते हैं यहाँ पे। और ड्रग साथ देने से डोज कम नहीं, सबकी डोज फिक्स है और उसी डोज में वो दी जाती है, डोज कम नहीं। लेकिन सिंगल ड्रग जब हम टीबी के इलाज में देते हैं तो बैक्टीरिया उसके खिलाफ रजिस्ट हो जाता है और फिर वो दवाई काम नहीं करती है। लेकिन जब हम कॉम्बिनेशन में ड्रग देते हैं तो बैक्टीरिया की रेजिस्टेंस ही वहां पे डेवलप नहीं होती है, इसलिए डी आंसर यहाँ पे करेक्ट रहेगा। मल्टीपल ड्रग जो है वो रेजिस्टेंस डेवलप करने की रिस्क को रिड्यूस करता है। अगेन आइडेंटिफाई द इमेज दैट इज गिवन बिलो, व्हाट इट इज, ये क्या है? तो बहुत सिंपल है, वेरी गुड, बहुत सिंपल है। ये जो दिया हुआ है स्ट्रिप टाइप का और आगे की तरफ दो नॉस्टल, तो ये जो चीज है इसको बोलते हैं नेजल। ऑक्सीजन लगाने का एक तरीका है नेजल प्रोंग, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नेजल प्रोंग, नेजल प्रोंग, नेजल प्रोंग ऑक्सीजन डिलीवर सिस्टम का एक तरीका है। 2 से 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन डिलीवर कर सकता है, पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन डिलीवर करता है नेजल प्रोंग। नेजल प्रोंग जो है सबसे सुटेबल ऑक्सीजन डिलीवर का मेथड है। इसके साथ में मरीज खाना वाना खा पी सकता है और घूम फिर सकता है, तो ये आसान तरीका है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक फॉर एडमिनिस्ट्रेटिंग द मोनटॉक्स टेस्ट इज करेक्ट। मोनटॉक्स टेस्ट लगाने, करेक्ट तरीके से लगाने की जो टेक्निक है वो कौन सी टेक्निक जो है वो करेक्ट है मोनटॉक्स टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की? फर्स्ट है होल्ड द नीडल एंड सिरिंज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द क्लाइंट्स स्किन, नीडल और सिरिंज को क्लाइंट की स्किन के पैरेलल होल्ड करना होता है। पिंच द स्किन व्हेन इंसर्टिंग द नीडल, जब नीडल इंसर्ट किया जाता है स्किन को पिंच करना होता है। एस्पिरेट बिफोर इंजेक्टिंग द नीडल, नीडल को इंजेक्ट करने से पहले एस्पिरेट करना होता है। और मसाज द साइट आफ्टर इंजेक्टिंग द मेडिकेशन, मेडिकेशन लगाने के बाद में साइट पे मसाज करना होता है। विच इज द करेक्ट वन? टेक्निक पूछा है मोनटॉक्स टेस्ट लगाने की, टीबी का सेंसिटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट है। तो किस तरीके से? होल्ड द नीडल एंड सिरिंज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द स्किन, पिंच करना स्किन को इंसर्ट करते समय, एस्पिरेट करना इंजेक्शन को नीडल को, और मसाज करना साइट के ऊपर मेडिकेशन लगाने के बाद में। कुछ लोग बिल्कुल सही है। मोन्टॉक्स टेस्ट जो होता है वो कैसे दिया जाता है? इंट्राडर्मल, कैसे दिया जाता है? और इंट्राडर्मल जो इंजेक्शन लगाने का तरीका होता है कि नीडल और सिरिंज जो है वो ऑलमोस्ट पैरेलल होती है स्किन के, क्योंकि उसका एंगल जो होता है वो 15 डिग्री और उससे भी कम का बनता है। तो 15 डिग्री के एंगल पे जब आपको इंजेक्शन लगाओगे तो ऑलमोस्ट स्किन के पैरेलल होता है। तो ए आंसर यहाँ पे करेक्ट बनेगा, ये टेक्निक बिल्कुल सही है। पिंच द स्किन व्हेन द इंसर्टिंग द नीडल, ये गलत है क्योंकि वहां पे स्किन को पिंच नहीं करना होता है, स्किन जो है उसको स्ट्रेच रखना होता है, टॉट खींच के रखना होता है जब नीडल इंसर्ट करते हैं, है ना। और इसके अलावा जो है एस्पिरेट नहीं करते हैं, इनकरेक्ट प्लेसमेंट, ब्लड वेसल में जब हम दवाई लगाते हैं आईवी देते हैं तब एस्पिरेट करने की जरूरत होती है, ये तो स्किन में लग रही है तो यहाँ पे एस्पिरेट करने का कोई फायदा नहीं है, तो वो नहीं करते हैं। और इसके अलावा जो है साइड पे मसाज तो भूल से भी नहीं करना होता है, तो मसाज नहीं करना है, एस्पिरेट नहीं करना है और पिंच नहीं करना है, जबकि स्किन को खींच के रखना होता है उल्टा, तो ये तीनों आंसर गलत है। आंसर जाएगा होल्ड करना निडल को और सिरिंज को ऑलमोस्ट क्लाइंट के स्किन के पैरेलल, दैट इज करेक्ट वन। Which of the following family member exposed to the tuberculosis would be at highest risk for contracting the disease? फैमिली का ऐसा कौन सा मेंबर जो अगर ट्यूबरकुलोसिस से एक्सपोज हुआ है तो उसको ट्यूबरकुलोसिस होने की संभावनाएं जो है वो सबसे ज्यादा रहती है? ऐसा कौन सा मेंबर है जो एक्सपोज हुआ है तो उसको टीबी होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा रहती है? फर्स्ट है 45-year-old मदर, 17-year-old daughter, 8-year-old son or 76-year-old grandmother. Which have highest risk?
45 ईयर, 17 ईयर, 8 ईयर और 76 ईयर। देखिएगा, टीबी के प्रति एक्सपोज, हाँ कुछ लोग सही कह रहे हैं, कुछ गलत भी कह रहे हैं। आई जस्ट वांट टू क्लियर कि टीबी जो है उसमें इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। इम्यून सिस्टम अच्छा होगा तो बीमारी नहीं होगी, कमजोर होगा तो ज्यादा होगी। ये जो दो एज ग्रुप है इनको होने की संभावनाएं मिनिमम है, क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम ज्यादा अच्छा होता है। अब ये जो दो एज ग्रुप रहे हैं इसमें इम्यून सिस्टम सबसे ज्यादा कमजोर या कॉम्प्रोमाइज, या हम कह सकते हैं जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो डिक्रीज हो चुका है, इम्यून कॉम्पिटेंस जो है इतना अच्छा नहीं रहा है, वो एज है 76 ईयर ओल्ड ग्रैंड मदर। तो यहाँ पे भी आंसर डी ही जाएगा। ओल्ड ग्रैंड मदर जो है इसका इम्यून सिस्टम जो होता है वो कमजोर होता है, और उसकी वजह से इसको टीबी होने की रिस्क जो है सबसे ज्यादा है। एल्डर पर्सन जो है वो हाईएस्ट रिस्क पे होता है टीबी का, ये बिलीव किया जाता है। सबसे ज्यादा एल्डर एज ही है। 8 ईयर ओल्ड सन को टीबी हो सकती है, पर इसका इम्यून सिस्टम थोड़ा अच्छा होता है। तो दोनों में कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली 76 ईयर का जो ग्रैंड मदर है उसको होने की संभावना ज्यादा होती है ट्यूबरकुलोसिस का, ड्यू टू द एल्डर एज फैक्टर एंड रिस्क ऑफ डिक्रीज इम्यून कॉम्पिटेंस। अगेन आइडेंटिफाई द इमेज दैट इज गिवन बिलो एंड दिस इज द इमेज। वेरी गुड, काफी लोग बिल्कुल सही गए हैं। और ये जवाब आपका था रेस्पायरोमीटर, जो कि सही है। इसको रेस्पायरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? रेस्पायरोमीटर। और इसमें 3 बॉल होती है और ये पाइप होता है इस तरीके का वाइट कलर का। और इसको ब्रीदिंग एक्सरसाइज के रूप में पेशेंट काम काम में लेते हैं। स्पायरोमीटर जो होता है स्पायरोमेट्री करने के काम आता है। इसमें फूंक मारना होता है और बॉल जो है वो अप और डाउन होती है। इससे लंग एक्सपांड होते हैं और मरीज को ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने में, लंग की एक्सरसाइज करने में मदद मिलता है। तो रेस्पायरोमीटर इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज कॉमनली इन द हॉस्पिटल सेटअप फॉर breathing exercises and ease the respiration of the client before post-operatively condition or chronic bedridden patient or any respiratory ailment patient like tuberculosis or pneumonia etc. तो ये जो है ये है रेस्पायरोमीटर। The next question is client has a positive reaction to the Montauk's test. The nurse correctly interpreted this reaction to mean that the client, अगर मोन्टॉक्स टेस्ट हुआ है और उसका रिजल्ट जो है वो क्या आया है? पॉजिटिव। रिएक्शन क्या आई है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रिएक्शन का क्या मतलब है? आपने मोन्टॉक्स टेस्ट किया और उसका मोन्टॉक्स टेस्ट में हम इंड्यूरेशन को मेजर करते हैं और वो 10 mm से ज्यादा है तो आपका टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव है। अगर टेस्ट का रिजल्ट पॉजिटिव आया है तो इस पॉजिटिव रिजल्ट को आप किस तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं? क्या मतलब है पॉजिटिव रिजल्ट का? पहला है हैज एक्टिव टीबी, उस मरीज को जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आया उसको एक्टिव टीबी है। हैज हैड कांटेक्ट विद माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस के कांटेक्ट में है वो इंडिविजुअल। हैज डेवलप ए रेजिस्टेंस टू द ट्यूबरकुलर बैसिलाई के खिलाफ उसमें रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है। हैज डेवलप पैसिव इम्यूनिटी टू द ट्यूबरकुलोसिस के अगेंस्ट उसकी बॉडी में पैसिव इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। विच इज द करेक्ट वन? विच इज द करेक्ट वन? देखिएगा, मोन्टॉक्स टेस्ट का पॉजिटिव होना टीबी है ये कंफर्म नहीं है। क्यों? कंफर्म करने के लिए हम स्पुटम माइक्रोस्कोपी करवाते हैं और चेस्ट एक्सरे भी करवाते हैं। तो अगर मोन्टॉक्स टेस्ट वहां पे पॉजिटिव है तो इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग है कि वो पेशेंट जो है वो एक्सपोज हुआ है। वो पेशेंट जो है वो कांटेक्ट में गया या एक्सपोज हुआ है। और किसके कांटेक्ट में एक्सपोज हुआ है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो उसका एक्सपोजर हुआ है नहीं है, लेकिन एक्सपोजर जरूर हुआ है। तो एक्टिव टीबी है या नहीं है ये बाद में पता करेंगे। मोन्टॉक्स टेस्ट पॉजिटिव आ गया, इसका ये सिर्फ इतना ही इंडिकेट करता है कि मरीज जो है वो टीबी के बैक्टीरिया के खिलाफ एक्सपोज हुआ है। अब अगर वो बैक्टीरिया एक्टिव है तब तो उसने एक्टिव टीबी कर दिया, और पैसिव है तो वो टीबी नहीं कर पाएगा। पर ये इसमें तो एक्सपोज तो हुआ है। ट्यूबरकुलर बैसिलाई जो है उसका रेजिस्टेंस पता करने का टेस्ट मोन्टॉक्स टेस्ट नहीं है। ये पीसीआर टेस्ट वगैरह करा के हम ड्रग रेजिस्टेंस ही पता करते हैं। और पैसिव इम्यूनिटी टीबी के खिलाफ डेवलप होती है, ये गलत है, क्योंकि टीबी के खिलाफ कोई इम्यूनिटी बॉडी में बनती नहीं है, इसलिए हम वैक्सीन लगाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि मोन्टॉक्स टेस्ट जो होता है वो सिर्फ इतना ही बताता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से बॉडी का एक्सपोजर हुआ है और उसकी बॉडी में प्रेजेंसी है, लेकिन वो एक्टिव है या पैसिव है ये वो नहीं बताता है। नेक्स्ट है
आइसोनियाजाइड ट्रीटमेंट इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथीज। आईएनएच जो है उसकी वजह से अभी हमने डिस्कस किया था कि इसकी वजह से क्या हो जाती है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो आईएनएच की वजह से एक पेशेंट को पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेंशन वुड द नर्स टीच द क्लाइंट टू हेल्प प्रिवेंट दिस कॉम्प्लिकेशन। इस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए क्या चीज आप एजुकेट करेंगे, क्या समझाएंगे कि ये चीज करो तो ये कॉम्प्लिकेशन जो है आपको मिनिमाइज हो जाएगा। एडियर टू लो कोलेस्ट्रॉल डाइट, कोलेस्ट्रॉल कम लो, ये हाइपरलिपिडीमिया का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, यहाँ पे काम नहीं करेगा। सप्लीमेंट द डाइट विद पायरिडॉक्सिन, दैट इज विटामिन बी 6। विटामिन बी 6 का सप्लीमेंटेशन दो, ये ट्रीटमेंट है पेरिफेरल न्यूरोपैथी का। और आइसोनियाजाइड जो है विटामिन बी 6 के एब्जॉर्प्शन को इंटरफेयर कर देता है, इसलिए उनकी कमी हो जाती है विटामिन बी 6 की। तो विटामिन बी 6 जो है वो रिप्लेसमेंट दिया जाता है यहाँ पे इन पेशेंट्स के अंदर। नेक्स्ट है गेट एक्स्ट्रा रेस्ट, इससे नहीं होगा। और अवॉइड एक्सेसिव सन एक्सपोजर, ये भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट नहीं है। तो आइसोनाइज इंड्यूस पेरिफेरल न्यूरोपैथी का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है पायरिडॉक्सिन, विटामिन बी 6, इसको आइसोनियाजाइड का एंटीडोट भी माना जाता है। नेक्स्ट है द नर्स शुड caution sexually active female client taking isoniazid that the drug has which of the following effect। सेक्सुअली एक्टिव फीमेल है और आइसोनियाजाइड ले रही है, तो ड्रग क्या इफेक्ट्स देगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ड्रग का क्या इफेक्ट होगा। पहला है इंक्रीज द रिस्क ऑफ वेजाइनल इन्फेक्शन, इस दवाई से वेजाइनल इन्फेक्शन होने की रिस्क बढ़ जाती है। हैज म्यूटेजेनिक इफेक्ट ऑन ओवा के ऊपर जीन जेनेटिक म्यूटेशन करती है। डिक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ ऑसिपीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है उसकी इफेक्टिवनेस को कम करती है। और इनिबिट्स ओवुलेशन, ओवुलेशन को इनिबिट करती है। क्या इफेक्ट होता है आइसोनियाजाइड का सेक्सुअली एक्टिव फीमेल के अंदर। सेक्सुअली एक्टिव फीमेल के अंदर आइसोनियाजाइड दवाई जब हम देते हैं तो वो दवाई जो होती है उस फीमेल के द्वारा लिए जाने वाले ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के साथ में इंटरफेयर करती है। और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो होती है उसका जो है इफेक्ट जो है जब कम होगा तो लेडी नहीं चाहते हुए प्रेग्नेंट हो सकती है। तो ये डिक्रीज करती है इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। और चाइल्ड बियरिंग एज के अंदर ये हमें जरूर काउंसिल करना होता है कि वो जब ड्रग ले रही है तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के अलावा बर्थ कंट्रोल का कोई अल्टरनेटिव काम में लेवें, लाइक बैरियर मेथड, कॉन्डोम और समथिंग एल्स। क्योंकि अगर वो इस ड्रग के साथ में सिर्फ ओसीपी के भरोसे रही तो वो प्रेग्नेंट हो सकती है लेडी। आइसोनियाजाइड जो है वो कभी भी वेजाइनल इन्फेक्शन की रिस्क को नहीं बढ़ाता है, ओवा के अंदर कोई जेनेटिक मैट्यूरेशन नहीं करता है, या ओवुलेशन को कभी भी ये दवाई इनिबिट नहीं करती है। पर हाँ ये करती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल के इफेक्ट को या उसके असर को मिनिमाइज करती है। तो यहाँ पे आंसर रहेगा सी, दैट इज द डिक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अगेन आइडेंटिफाई द इमेज दैट इज गिवन बिलो एंड दिस इज द इमेज। ये किस तरीके का इमेज है, तो इसको हम ऑक्सीजन लगाते समय काम में लेते हैं, फ्लो मीटर इसको बोलते हैं, फ्लो मीटर। और ये फ्लो मीटर जो होता है वो ऑक्सीजन को जब हम स्टार्ट करते हैं तो मेजर करने में कि कितना लीटर से चल रही है उसमें यूज आता है। फ्लो मीटर इसको नाम दिया जाता है, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन के समय यूज किया जाने वाला एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो ये इमेज है ऑक्सीजन फ्लो मीटर का। तो ये कुछ एमसीक्यू जो थे वो आज ट्यूबरकुलोसिस और इमेज बेस के एमसीक्यू हमने डिस्कस किए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर डालें। और एक काम जरूर करें, इस वीडियो और इस चैनल को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लें, क्योंकि आपके संकल्प में बहुत बड़ी ताकत है। और विश्वास करिएगा भला करने वाले का ही भला होता है। तो अगर आप किसी एक इंडिविजुअल का इस वीडियो को उसके तक पहुंचा के भला करने की कोशिश करेंगे तो उसकी नौकरी लगने से पहले आपकी लगेगी। तो वास्तव में ऐसा होता है, करके देखिएगा, पता चलेगा आपको और अच्छा भी लगेगा। धन्यवाद।